प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। देखिए बच्चों, कुछ चैप्टर आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास के माध्यम से पढ़े। आज एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास के द्वारा आप लोग सिलेबस के शेष जो चैप्टर आपके रह रहे हैं उनको हम भलीभांति पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑनलाइन क्लास में लौह इस्पात उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पिछले अध्याय के क्लास के दौरान इस अध्याय के बारे में आपको बताया कि भारत के प्रमुख उद्योग, भारत में किस प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ। उसी के चलते हुए हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है भारत का लौह इस्पात उद्योग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि भारत का जो लौह इस्पात उद्योग है यह एक आधारभूत उद्योग माना जाता है। कई बार क्वेश्चन वगैरह भी आता है कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। तो इसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लौह इस्पात उद्योग के द्वारा जो उत्पादन है और तैयार माल है वो सभी अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और दूसरी बात, इसी उद्योग से प्राप्त जो उत्पाद है उसके आधार पर अन्य उद्योगों की नींव डलती है। अर्थात अन्य उद्योगों में भी इस उद्योग के द्वारा निर्मित जो उत्पाद है उसका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इस वजह से लौह इस्पात उद्योग को भारत का एक आधारभूत उद्योग माना जाता है। भारत में लोहा पिघलाने, ढालने और इस्पात तैयार करने के लिए बहुत प्राचीन काल से ही यह कार्य हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। देखिए बच्चों, एक विशेष प्रकार की जनजाति है अगारिया। अगारिया जाति के जो लोग हैं वो इस कार्य को प्राचीन काल से ही भारत में लौह इस्पात के उत्पादन का कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि लौह इस्पात उद्योग को एक भारी उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लोहा अयस्क है, मैग्नीज है, डोलोमाइट है, कोयला है, चूना पत्थर आदि सभी जो पदार्थ हैं ये सभी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले भारी पदार्थ हैं। इसके अलावा इस उद्योग से जो तैयार माल है वो भी अपेक्षाकृत निर्मित माल भी भारी होता है। इसी वजह से लौह इस्पात उद्योग को एक भारी उद्योग भी कहा जाता है। वास्तव में भारत के लौह इस्पात उद्योग की अगर अपन बात करते हैं तो ये उद्योग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीनतम उद्योगों में से एक माना जाता है। भारत इस्पात से तैयार जो वस्तुएं, इनका ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं, एशिया के दमिश्क शहर में मिलने वाली जो तलवारें हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार के पास जो दिल्ली में आपके लोहा स्तंभ है वो इस इस्पात का एक अनूठा उदाहरण है कि जिसमें आज 1700 वर्षों पुराना है, जिसमें आज तक भी किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं बच्चों कि भारत का जो लोहा इस्पात उद्योग है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, सबसे पहले भारत में लौह इस्पात उद्योग की जो आधुनिक परंपरा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जमशेदजी टाटा के द्वारा सबसे पहले आपके सांची शहर में इसकी नींव रखी गई। और वास्तव में देखा जाए तो आपकी जो एक महत्वपूर्ण शाखा है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्क्स के नाम से इसकी भारत में सबसे पहले नींव रखी गई।
यह एक आधुनिक कारखाना भी है। और इसके बाद 1919 में बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील वर्क्स, है ना, इसको जिसको अपन कहते हैं टिस्को और इसको, इन दोनों इकाइयों के रूप में भारत में सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग की नींव रखी गई। ये दोनों इकाइयाँ निजी क्षेत्र में स्थापित की गई हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत की दो महत्वपूर्ण इकाइयाँ जो निजी क्षेत्र में हैं, तो उसमें आपके आता है एक तो टिस्को और एक इसको। ये दोनों इकाइयाँ भारत में लौह इस्पात की निजी क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रमुख इकाइयाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक इकाइयाँ स्थापित की गई और सार्वजनिक क्षेत्र की जो पहली इकाई ने जो कार्य प्रारंभ किया है, और भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ रूस के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से विभिन्न इस्पात कारखाने खोले गए। वास्तव में अब हम बात करते हैं कि 14 जुलाई 1976 को लगभग सेल के अधीन इन कारखानों को सार्वजनिक क्षेत्र में कर दिया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी आता है बच्चों कि शेल का पूरा नाम क्या है, तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। सेल के अधीन ये लगभग जो कारखाने हैं वो कार्य कर रहे हैं। इससे पहले निजी क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण कारखाने थे, जिसमें टिस्को और इसको की हम बात करते हैं। टिस्को की बात की जाए तो टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स, और इसको की बात की जाए तो इंडियन आयरन एंड स्टील वर्क्स। इस प्रकार से ये दो निजी क्षेत्र की प्रमुख इकाइयां हैं। इसके बाद भारत की जो प्रमुख इस्पात की इकाइयां हैं, उनकी अगर हम चर्चा करते हैं तो आप देख सकते हैं बच्चों, अलग अलग नंबर से यहाँ पर डले हुए हैं। लगभग 10 इकाइयाँ इस्पात की यहाँ पर मानी गई हैं, जिसमें यहाँ अलग अलग क्रम से नंबरों से यहाँ पर डला हुआ है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अलग अलग नंबरिंग से। यहाँ नंबर 1 पर फर्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी पहली इकाई है टिस्को। कई बार इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि टिस्को का पूरा नाम क्या है, तो टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स कंपनी के नाम से यह देश का सबसे महत्वपूर्ण इस्पात का कारखाना है, और वास्तव में ये भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। भारत का 20% इस्पात यहाँ से तैयार किया जाता है। इस कारखाने में इस्पात के अतिरिक्त लोहे के गटर, तार, है ना, जो गटर वगैरह होती हैं आपके मकानों में लगाने के लिए, उनको यहाँ पर बनाया जाता है, और कांटेदार तार आदि भी बनाए जाते हैं। वास्तव में यह कारखाना मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के पास में है ना, जो कोलकाता से सीधा मुंबई जो रेल मार्ग आता है, इम्पोर्टेंट रेल मार्ग, जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं, तो मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर अवस्थित जो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ ये कारखाना स्थापित किया गया है, लगाया गया है संयंत्र के लिए। अब देखिए, कई बार बातें आती हैं कि टिस्को कारखाना के विकास के लिए प्रमुख जो दशाएं हैं, भौगोलिक कंडीशंस हैं, वो क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्थान पर ही ये कारखाना क्यों लगाया गया है, क्यों इसका अधिक विकास हुआ है। तो सबसे पहली बात कि ये एक तो मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर अवस्थित है, इसलिए परिवहन की अच्छी सुविधा है कच्चे माल को लाने के लिए, और तैयार माल को बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन की उपयुक्त व्यवस्था है, यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तो संयंत्र के लिए जो पर्याप्त जल की सुविधा है, वो सुवर्ण जो नदी है इससे मिल जाती है। खारकोई आदि नदियों से लोहा नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से मिल जाता है। नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से
इसको लोहे की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा कोयला जरिया और रानीगंज जो क्षेत्र हैं, बोकारो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से अर्थात आसपास के क्षेत्रों से इसे कोयला भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इस प्रकार से 240 किलोमीटर दूर कोलकाता बंदरगाह है, जहां से मशीनों का एवं इस्पात के निर्यात की उत्तम सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। यानी कि यहाँ से कोलकाता जो बंदरगाह है, भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह कोलकाता, जो लगभग 240 किलोमीटर दूर इसके निकटतम माना जाता है, इसलिए यहाँ से जो तैयार माल है और विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं उनको बंदरगाह की सहायता से आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। माल का भली भांति निर्यात किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण इकाई है इसको की हम बात करते हैं। इसको का पूरा नाम इंडियन आयरन एंड स्टील वर्क्स। यह 1874 में स्थापित किया गया बर्नपुर में। इसके बाद इसको 2 इकाइयों में शामिल किया गया और बर्नपुर और हीरापुर इसकी और अन्य 2 इकाइयों के रूप में इसका विकास हुआ। ये तीनों ही कारखाने रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं और हीरापुर आसनसोल से लगभग 6 किलोमीटर और कुल्टी से 11 किलोमीटर है। यहाँ वास्तव में कच्चे लोहे के उत्पादन का कार्य किया जाता है। अगर हम बात करें जिसको हम पिग आयरन कहते हैं, पिग आयरन इसका जो उत्पादन है वो इस इकाई क्षेत्र में भली भांति किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में, इस इकाई में जो इस्पात से तैयार वस्तुएं हैं और कौन कौन सी वस्तुएं सामग्री बनाई जाती हैं, तो जिसमें छड़े हैं, पाइप हैं, रेल के स्लीपर हैं, एंगल, पत्ती, तार आदि मुख्य रूप से इस इकाई में बनाए जाते हैं। इसका पूर्णतः जो प्रबंधन है वो सेल के अधीन है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के अधीन इसका जो कार्य है वो किया जाता है, अर्थात पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र में आ गया है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि इसको जितने भी इसके जो संयंत्र हैं, बोकारो है, कुल्टी है, बर्नपुर है, इन सारी इकाइयों को जो मुख्यतः सुविधाएं हैं वो निकटवर्ती क्षेत्रों से मिल जाती हैं। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से आसानी से कोयला प्राप्त हो जाता है। कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर अवस्थित होने के कारण परिवहन की अच्छी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा दामोदर नदी और उसकी सहायक नदी बाराकर से आसानी से जल की प्राप्ति हो जाती है। सिंहभूम झारखंड क्षेत्र से आसानी से इसे लोहा अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से आपकी जो ये इकाइयाँ हैं दूसरे नंबर की, जिसको अपन कहते हैं, इसको इस इकाई का और ये 3 इकाइयों के रूप में 3 अलग अलग जगहों पर बर्नपुर है, कुल्टी है, हीरापुर आदि क्षेत्रों में इन इकाइयों को स्थापित किया गया और जहां आसानी से लोहा इस्पात और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने का कार्य किया गया। इसके बाद अगली जो अपनी इकाई आती है बच्चों, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, है ना, तीसरे नंबर की है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी स्टील वर्क्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर, है ना, आपके कर्नाटक के भद्रावती स्थान जो है, इस स्थान पर इस इस्पात कंपनी को यहाँ स्थापित किया गया है। बात करें तो 1923 में कर्नाटक के जो भद्रावती नदी के किनारे इस कारखाने की स्थापना की गई है। यह बाबा बुदन की पहाड़ियों केमानगुंडी के लोहा अयस्क क्षेत्र के भी निकट है। कुल मिलाकर के इस इकाई को जो कच्चे माल की प्राप्ति है वो आसपास के निकटवर्ती क्षेत्रों से उपलब्ध हो जाती है ना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बाबा बुदन की पहाड़ियों से केमानगुंडी के लोहा अयस्क क्षेत्र के निकट स्थित है। लकड़ी के बाद अब यहाँ पर जो मुख्य रूप से, जैसा कि हम जानते हैं, शरावती नदी पर एक जलप्रपात है शिवा समुद्रम, और कई बार पूछ भी लिया जाता है कौन सा है, शिवा समुद्रम।
शिवा समुद्रम जलप्रपात से इस इकाई को आसानी से जल विद्युत की भी आपूर्ति हो जाती है और यह एक तरीके से शेल के स्वामित्व में आ गया है। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण इकाई है राउरकेला, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का ये कारखाना उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में साक और कोयल नदियों के संगम पर जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। 4 नंबर पर आप यहाँ देख रहे हैं राउरकेला। यह एक महत्वपूर्ण इस्पात कारखाना है और बात करें तो इस संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था, जिससे परिवहन मूल्य कम हो जाता है। वास्तव में इस कारखाने को जर्मनी के सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया गया है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के इस स्थान पर। इस कारखाने को कच्चे माल के रूप में आसानी से लोहायस्क उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिलों से, कोयला झारिया झारखंड क्षेत्र से मिल जाता है और मैग्नीज क्योंझर से, चूना पत्थर वीर मित्रपुत्र क्षेत्र से, हीराकुंड से जल विद्युत उपलब्ध हो जाती है। कोलकाता मुंबई रेल मार्ग से इसे आसानी से परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार से इस लौह इस्पात संयंत्र का भली भांति इस क्षेत्र में विकास हो पाया है। वास्तव में यहाँ से जो प्राप्त अयस्क है, इस इस्पात उद्योग से विभिन्न प्रकार की जो लोहे की वस्तुएं हैं वो बनाई जाती हैं, जिनमें हम बात करें तो मुख्य रूप से अलग अलग मोटाई की प्लेटें हैं, पत्तियां हैं, टीन की चादरें हैं आदि बनाई जाती हैं और इनका उपयोग जहाज़ और रेल के डिब्बे बनाने के लिए भली भांति किया जाता है। इस प्रकार से यह भारत का एक महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र विदेशी सहायता से लगाए गए हैं, तो उनमें राउरकेला है जो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है रूस के सहयोग से, दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, बोकारो झारखंड में जो इस्पात संयंत्र ये आपके रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र हैं जिनकी स्थापना विदेशी सहायता से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में की गई है। इसके अलावा विशाखापट्टनम जो इस्पात संयंत्र है, जैसा कि आप देख रहे हैं 8 नंबर पॉइंट पर, विशाखापट्टनम संयंत्र मुख्य रूप से भारत का पहला इस्पात संयंत्र है जो अति आधुनिकतम तकनीकी के आधार पर बनाया गया है और यहाँ के आसपास जो बेलाडेला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से और कोयला दामोदर घाटी से मैग्नीज मुख्य रूप से डोलोमाइट, चूना पत्थर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की खानों से प्राप्त हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बंदरगाहों से निर्यात की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस जगह पर यानी कि विशाखापट्टनम में इस विशाखापट्टनम संयंत्र को स्थापित किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि यह भारत का अति आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात संयंत्र है। इसके बाद विजयनगर इस्पात संयंत्र की बात करें तो यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित महत्वपूर्ण संयंत्र और इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 32 लाख टन मानी गई है। और इसके बाद सलेम की बात करें तो तमिलनाडु के सलेम स्थान पर यह सेलम जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना की गई है। यहाँ 1982 से उत्पादन किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र से मैग्नेटाइट लोहा, चूना पत्थर, डोलोमाइट प्रचुर मात्रा में इस संयंत्र को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से इस स्थान पर इस सेलम
नामक जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के प्रमुख अन्य उद्योगों की। धन्यवाद।